हेलो गाइस, आई एम सोमिरन दत्तो एंड यूर ऑल फॉलोइंग माय वीडियो क्लासेस। आज का क्लास का मैटर विल बी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकन्सिलेशन हम लोग सुनने से हम लोग को याद आता है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बट एक्चुअली इधर हम लोग जो रिकन्सिलेशन करेगा दैट इज़ बिटवीन द प्रॉफिट विच इज़ डिराइव्ड by way of cost accounting, by way of cost sheet, and the profit which is derived by preparing a profit and loss account. That means costing profit as per the cost records और financial profit as per the financial record. ये दोनों के बीच हम लोग ये प्रॉफिट दोनों के बीच हम लोग रिकन्सिलेशन करेंगे। काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि कॉस्टिंग प्रॉफिट विल differ from the financial profit because of the different reasons may be costing profit cost sheet में जो expenses, सोचो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग को जितना चार्ज किया उतना फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग फिनेंशियल रिकॉर्ड में चार्ज नहीं किए होंगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में भी या सेलिंग ओवरहेड के बारे में भी जो हम लोग कॉस्ट शीट में चार्ज किया उतना नहीं चार्ज किए होंगे हम लोग फिनेंशियल प्रॉफिट में, फिनेंशियल अकाउंटिंग में। तो जिसके कारण क्या होता है कि अगर एक्सपेंसेस ओवरहेड्स अगर डिफ़र करेगा तो फिर प्रॉफिट का अमाउंट भी डिफ़र करेगा। जिसमें ओवरहेड्स ज़्यादा चार्ज होगा उसका प्रॉफिट कम होगा, जिसमें ओवरहेड्स कम चार्ज होगा उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ फिनेंशियल रिकॉर्ड्स देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच इज़ कंसिडर्ड टू बी फिनेंशियल एक्सपेंसेस। फिनेंशियल एक्सपेंसेस ज़्यादातर होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मे बी अदर सॉर्ट ऑफ फिनेंशियल एक्सपेंसेस जो कि फिनेंशियल इनकम भी हो सकता है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सब चीज़ हम लोग फिनेंशियल रिकॉर्ड में ही कंसीडर करते हैं। ऑल दिस फिनेंशियल एक्सपेंसेस या फिनेंशियल इनकम नॉट टू बी कंसीडर्ड इन द कॉस्ट शीट। हम लोग कभी भी कॉस्ट शीट में ये सब फिनेंशियल इनकम को या फिनेंशियल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते, जिसके कारण एक प्रॉफिट में डिफ़र हो जाता है, एक डिफरेंस हो जाता है प्रॉफिट में, प्रॉफिट ऑफ फिनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट्स में। तो यही सब चीज़ को देखने के लिए और यही सब चीज़ को रिकन्साइल करने के लिए हम लोग का ये चैप्टर दैट इज़ रिकन्सिलेशन बिटवीन कॉस्टिंग प्रॉफिट्स एंड फिनेंशियल प्रॉफिट। इसमें हम लोग दो हाथ का इस्तेमाल करेंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग बीआरएस में किए थे। बीआरएस में भी हम लोग ऐसे किए थे। बेसिकली हम लोग जो पहला सम करेंगे उसमें दोनों प्रॉफिट ही आपको दिया हो रहेगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट्स भी दिया हो रहेगा, फिनेंशियल प्रॉफिट भी दिया हो रहेगा। आपको शुरू करना होगा ऑलवेज फ्रॉम द कॉस्टिंग प्रॉफिट, बिकॉज ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द कॉस्टिंग प्रॉफिट्स, और कॉस्टिंग प्रॉफिट को से चार्ज करते हुए उसमें से जो चीज़ ऐड करना चाहिए ऐड करेंगे, जिसमें उसमें से जो लेस करना चाहिए लेस करेंगे, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी फिनेंशियल प्रॉफिट विच विल बी गिवन इन द सम में दिया हुआ रह सकता है, नहीं भी दिया रहने से वही होगा फिनेंशियल प्रॉफिट। अगर दिया हुआ रहेगा तो आपके पास आपके सामने आंसर दिया हुआ है। दैट मीन्स इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द कॉस्टिंग प्रॉफिट्स एंड एड लेस करने के बाद अल्टीमेटली रिजल्टेंट फिगर विल बी द फिनेंशियल प्रॉफिट, जो हम लोग पहला सम करेंगे जिसमें दोनों प्रॉफिट ही दिया हो रहेगा। स्टार्ट फ्रॉम द कॉस्टिंग प्रॉफिट। अब करना कैसे है, एक दो एग्जाम्पल देगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू करते हैं तो ऑल द कंसिडरेशन विल बी फ्रॉम द कॉस्टिंग प्रॉफिट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या है, हम लोग को देखना है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा चार्ज हुआ कि एक्सपेंसेस कम चार्ज हुआ, कोई भी इनकम लिया गया कि नहीं लिया गया है। अगर सोचो फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड ज़्यादा चार्ज हो चुका है कॉस्टिंग प्रॉफिट में, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट क्या है, घटा हुआ रहेगा। अगर इस हाथ को हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट लेते हैं तो कॉस्टिंग प्रॉफिट घटा हुआ रहेगा, क्योंकि कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड ज़्यादा चार्ज हो गया एज कम्पेयर टू फिनेंशियल प्रॉफिट। तो इधर ऐसे सिनारियो है, कॉस्टिंग प्रॉफिट घटा हुआ है, फिनेंशियल प्रॉफिट ऊपर में है, तो हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू किया रिजल्ट, तो फिर कॉस्टिंग प्रॉफिट में ये ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली ऐड करके लेवल पे लेके आना पड़ेगा, फिनेंशियल प्रॉफिट के लेवल पे। तो ये जो कॉस्टिंग प्रॉफिट को हमने लेवल किया, ये क्यों किया, क्योंकि हम लोग शुरुआत किया सम का कॉस्टिंग प्रॉफिट से। सिमिलरली अगर सोचो कॉस्टिंग प्रॉफिट में सेलिंग एक्सपेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कम चार्ज किया गया, कम चार्ज करने के कारण क्या होता है, अगर एक्सपेंसेस कम चार्ज करते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट कॉस्ट शीट में, तो फिर कॉस्ट प्रॉफिट क्या होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा इन दिस सिचुएशन, उसको लेस करके फिनेंशियल प्रॉफिट के लेवल पे लेके आना होगा। और एक दो एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। हम लोग को मालूम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ फिनेंशियल इनकम, इट इज रिकॉर्डेड ओनली इन पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया मतलब फिनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। सिंपल बात है कि अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड हुआ है और इट इज़ बीन ओनली रिकॉर्डेड इन द फिनेंशियल प्रॉफिट, एज यू ऑल नो, ये बोलने से भी या नहीं बोलने से भी हम लोग को मालूम है कि ऑल द फिनेंशियल एक्सपेंसेस, फिनेंशियल रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली इन द पीएल अकाउंट। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो रिसीव हुआ उसके चलते फिनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है,
तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कॉस्टिंग प्रॉफिट को ऐड करके उस लेवल पे लेके जाना होगा। सो इधर हम लोग जो ऐड लेस करेंगे ये कॉस्टिंग प्रॉफिट का कंसिडरेशंस देखते हुए करेंगे, उसके बिहाफ पे करेंगे हम लोग। तो ऐसे ही बहुत सारा एग्जांपल्स और भी हम लोग देखेंगे और चर्चा भी करेंगे। सम करते करते हम लोग सम नंबर 1 से शुरू करेंगे। कॉस्टिंग सम नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 71 फ्रॉम माय मैथ। सम नंबर 1 पहले हम लोग वो देखेंगे, सम देखेंगे, उसके बाद विल कम डाउन टू द सॉल्यूशन। It's been given sum number 1 from page number 71 from the following figures. Prepare a reconciliation statement. देखो net profit as per financial record 1,28,755. Net profit as per costing records is 1,72,400. तो देखो दोनों में अंतर है और ये किस लिए अंतर है हम लोग देखेंगे। विल स्टार्ट विद द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। दिया हुआ है वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, मतलब वर्क्स ओवरहेड कम दिखाया गया है कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट में वर्क्स ओवरहेड कम दिखाने के कारण क्या होता है कि प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बढ़ा हुआ है तो उसको लेस करना पड़ेगा। सिमिलर बात है वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, मतलब वर्क्स ओवरहेड कम दिखाया गया है कॉस्ट शीट में तो जिसके कारण कॉस्टिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम लोग को मालूम है कॉस्ट शीट में ही आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस मतलब ज़्यादा दिखाया गया है कॉस्ट शीट में, तो ज़्यादा दिखाने के कारण प्रॉफिट घटा हुआ है, कॉस्टिंग प्रॉफिट्स घटा हुआ है तो ऐड करना पड़ेगा इसको। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट, तो डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड इतना, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट इतना, मतलब कॉस्ट शीट में डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखाया गया है। कितना रुपये का ज़्यादा दिखाया गया है, 1300 का एक्सेस चार्ज किया गया डेप्रिसिएशन कॉस्टिंग रिकॉर्ड में, जिसके कारण कॉस्टिंग प्रॉफिट घटा हुआ है कितना रुपया से, 1300 से। देखिए ये दोनों से हम लोग को क्या पता चलता है कि फिनेंशियल रिकॉर्ड में डेप्रिसिएशन इतना चार्ज हुआ है जबकि कॉस्टिंग रिकॉर्ड में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 12,500 विच इज़ मोर देन फिनेंशियल रिकॉर्ड बाई 1300, मतलब 1300 ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होने के कारण कॉस्टिंग प्रॉफिट 1300 से घटा हुआ है तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। सो ये दोनों आइटम से हम लोग को कंपेयर करते हुए करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है फिनेंशियल रिकॉर्ड में, इतना कितना चार्ज कॉस्टिंग रिकॉर्ड में हुआ है 12,500, दैट इज 13,000 मोर एज कम्पेयर टू द फिनेंशियल रिकॉर्ड। दैट मीन्स 1300 ज़्यादा चार्ज होने के कारण कॉस्टिंग प्रॉफिट 1300 से घटा हुआ है तो फिर 1300 ऐड करना पड़ेगा। घटा हुआ है किससे हम लोग कर रहे हैं, किसके कंपेयर में कर रहे हैं हम लोग, फिनेंशियल प्रॉफिट के कंपेयर में देख रहे हैं कि घटा हुआ है क्या बढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, हम लोग को मालूम है इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ फाइनेंशियल इनकम, इट इज ओनली टू बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल प्रॉफिट, इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इधर बोल दिया गया नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग, कभी भी इंक्लूड नहीं होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्लूड मतलब फिनेंशियल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होने के कारण फिनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है 8,000 से, तो हम लोग को भी कॉस्टिंग प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग हाथ इस्तेमाल करोगे तो पता चल जाएगा कि फिनेंशियल प्रॉफिट 8,000 से बढ़ गया तो कॉस्टिंग प्रॉफिट को भी बढ़ाना पड़ेगा 8,000 से, क्योंकि हम लोग शुरुआत किया सम का किससे, कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू किया। ऑलवेज स्टार्ट द सम्स फ्रॉम द कॉस्टिंग प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर यही सम अगर आप लोग फिनेंशियल प्रॉफिट से शुरू करोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू किया तो यहाँ तक आ गया। ऑब्सोल्यूशन लॉस चार्ज इन फिनेंशियल रिकॉर्ड, ऑब्सोल्यूशन लॉस मतलब एक टाइप ऑफ लॉस, वो सिर्फ फिनेंशियल रिकॉर्ड में चार्ज हुआ है तो जिसके कारण फिनेंशियल प्रॉफिट घटा हुआ है। फिनेंशियल रिकॉर्ड्स में ये ऑब्सोल्यूशन लॉस चार्ज होने के कारण फिनेंशियल प्रॉफिट घटा हुआ है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट को भी घटाना पड़ेगा 5,700 से। इनकम टैक्स फिनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया गया, इनकम टैक्स फिनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड करने के कारण फिनेंशियल प्रॉफिट घट गया 40,300 से, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट को भी 40,300 से घटाना पड़ेगा। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फिनेंशियल बुक्स, बैंक इंटरेस्ट इज एन इनकम, वो फिनेंशियल बुक्स में लिया गया है तो फिनेंशियल प्रॉफिट 750 से बढ़ गया तो कॉस्टिंग प्रॉफिट को भी फिनेंशियल 750 से बढ़ाना पड़ेगा। स्टोर्स एडजस्टमेंट्स क्रेडिट इन फिनेंशियल बुक्स, क्रेडिट मतलब ही इनकम, क्रेडिट इन फिनेंशियल हम लोग को मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में इनकम आता है, तो क्रेडिट इन फिनेंशियल बुक्स मतलब ये इनकम है तो इसके कारण क्या हुआ फिनेंशियल प्रॉफिट 475 से बढ़ गया तो हम लोग को कॉस्टिंग प्रॉफिट को भी 475 से बढ़ाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फिनेंशियल बुक्स, स्टॉक का डेप्रिसिएशन हुआ सिर्फ फिनेंशियल बुक्स में चार्ज हुआ तो फिनेंशियल प्रॉफिट घट गया। अगर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, कोई एक्सपेंस चार्ज हुआ तो फिनेंशियल अकाउंट्स में तो फिनेंशियल प्रॉफिट घट गया 6750 से, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट को भी 6750 से घटाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे करेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में हम लोग को करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तो पहले सोच लो एक बार कि कैसे क्या होगा, कैसे मैंने समझाया, क्या मैंने समझाया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको प्रैक्टिकली
पेपर में करना पड़ेगा आप लोगों को। और उसके बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम रह जाता है, एज यू ऑल नो, वी मीट इन द गूगल मीट क्लास, जहाँ पर हम लोग अपना जो भी क्वेरीज है उसको क्लियर कर सकेंगे। So this is sum number 1 from page number 71, reconciliation statement chapter. Well started the sum, ऊपर में लिखा reconciliation statement and net profit as per costing records. मैंने अभी भी बताया था कि we are going to start from the costing records point of view. So net profit as per costing records 1,72,400. add item मैंने पहले लिखा, उसके बाद देखो less item बाद में लिखेंगे। पहले add item, उसके बाद less, just like the way used to do in case of bank reconciliation statement. तो इधर ऐड क्या क्या किया, ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस, इसके बारे में और एक बार चर्चा कर ले। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ज़्यादा दिखाया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो जिसके कारण कॉस्टिंग प्रॉफिट घटा हुआ है। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाया गया है कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट्स घटा हुआ है, तो ऐड करके उसको फिनेंशियल प्रॉफिट में लेके जाना होगा, इसलिए ऐड कर दिया 1700। डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज इन कॉस्ट, हम लोग अभी देखा कि डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ फिनेंशियल बुक्स में 11,200, वैरस डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ कॉस्टिंग बुक्स में 12,500, मतलब 1,300 ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में, तो जिसके कारण कॉस्टिंग प्रॉफिट 1,300 से घटा हुआ है। तो हम लोग को ऐड करके उसको लेवल पे लेके जाना होगा फिनेंशियल प्रॉफिट के लेवल पे, तो डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज इन कॉस्ट 1,300 ऐड कर दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट एज यूजुअल, वी नो दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होता है वो फिनेंशियल इनकम है, उसको फिनेंशियल रिकॉर्ड में लिया जाता है। तो फिनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है 8,000 से, कॉस्टिंग प्रॉफिट घटा हुआ है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट को ऊपर में लेके जाना होगा, तो ऐड करके 8,000 ऐड करना पड़ेगा। बैंक इंटरेस्ट, सिमिलरली बैंक इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, एज वी ऑल नो इट्स अ फाइनेंशियल इनकम, ये फिनेंशियल प्रॉफिट्स में फिनेंशियल रिकॉर्ड्स में लिया गया, तो जिसके कारण फिनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है 750 से, तो हम लोग को कॉस्टिंग प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा 750 से। स्टोर्स एडजस्टमेंट्स, ये भी क्रेडिट आइटम है, फिनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हुआ क्रेडिट आइटम, मतलब इनकम, फिनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट को ऐड करके लेके जाना होगा उस लेवल पे। तो ये सब चीज़ ऐड है, तो इसको ऐड करते हुए इधर लिख दिया, इसके साथ ये ऐड करके एक फिगर लिख दिया। ये ऐड फिगर है, ये सब ऐड है, ये सब कुछ को ऐड करना पड़ेगा इस फिगर से, तो इसको लिख दिया इधर ऐड करके। देखो ऐड करके 12,225 प्लस 1,72,400 विल गिव यू 1,84,625। इसके बाद हम लोग लेस वाला आइटम में आएंगे, क्या क्या लेस होगा देखते हैं। लेस वाला आइटम में वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में कम दिखाई गया वर्क्स ओवरहेड, जिसके कारण कॉस्टिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो ध्यान से सोचिए, अगर थोड़ा सोचने वाला चीज़ है कि वर्क्स ओवरहेड अगर कम दिखाया गया कॉस्टिंग में, कॉस्ट शीट में, तो फिर प्रॉफिट क्या होगा। अगर कोई भी एक्सपेंस कम दिखाया गया तो कॉस्टिंग प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ा हुआ रहेगा, तो उसको लेस करके फिनेंशियल प्रॉफिट के लेवल पे लेके आना होगा 3,120। ऑब्सोल्यूशन लॉस चार्ज इन फिनेंशियल रिकॉर्ड, मतलब एक लॉस है ऑब्सोल्यूशन लॉस, जिसको हम लोग फिनेंशियल रिकॉर्ड में चार्ज किया, जिसके कारण फिनेंशियल प्रॉफिट घटा हुआ है, तो हम लोग को भी कॉस्टिंग प्रॉफिट को घटा के उस लेवल पे लेके जाना होगा। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फिनेंशियल बुक्स, इनकम टैक्स पेड हुआ, वो फिनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड किया गया, तो फिनेंशियल प्रॉफिट घटा हुआ है, कॉस्टिंग प्रॉफिट को भी घटा के उस लेवल पे लेके जाना होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फिनेंशियल बुक्स, जिसके कारण फिनेंशियल प्रॉफिट घट गया है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट को घटा के लेके जाना होगा उस लेवल पे। तो ये सबको ऐड करते हुए इधर लिख दिया इस फिगर के साथ 1,84,625 के साथ। ये फिगर लेस होगा क्योंकि ये लेस वाला आइटम है, तो 1,84,625 लेस 55,870 will give you 1,28,755, the answer which is given in the sum, which is actually net profit as per financial records. अभी अभी हम लोग जो सम देखा उसमें दोनों प्रॉफिट आपके पास आपके सम में दिया हुआ था, एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एक फिनेंशियल प्रॉफिट। हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू किया और फिनेंशियल प्रॉफिट में जाके पहुंचा। कोई ऐसी सम होगा जहां पर आपको दोनों प्रॉफिट ही नहीं दिया हुआ रहेगा और बोलेगा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। इन दोज केसेस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फर्स्ट टू फाइंड आउट द कॉस्टिंग प्रॉफिट. You have to prepare the profit and loss account for second to find out the financial profit, and then you have to reconcile, because we know
the criteria of preparing the cost sheet. We know the criteria of preparing the PL account. Both we have done already. So profit and loss account हम लोग फर्स्ट सेमिस्टर में किया था, अकाउंट्स में कॉस्ट शीट हम लोग अभी किया सेकेंड सेमिस्टर का, एकदम पहला वाला चैप्टर था. तो ये दोनों उपाय से हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले प्रॉफिट्स, एंड देन वी हैव टू रिकनसाइल. ये सम ऐसे सम थोड़ा लेंदी होता है, बड़ा सम में आएगा जहाँ पर आपको दोनों चीज़ बनाना पड़ेगा टू फाइंड आउट द प्रॉफिट्स, एंड देन वी हैव टू रिकनसाइल. कभी भी फिनेंशियल प्रॉफिट्स और कॉस्टिंग प्रॉफिट्स सेम नहीं आ सकता, क्योंकि देर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच इज़ बीन इग्नोर्ड वाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट. देर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिसमें कुछ अंतर होता है, वेदर वी चार्ज इन द फिनेंशियल प्रॉफिट्स और इन द कॉस्टिंग प्रॉफिट्स, दोनों में कुछ अंतर होता है. तो ऐसे कुछ चीज़ के कारण हम लोग को कभी भी वी विल नॉट गोइंग टू गेट द सेम प्रॉफिट इन फिनेंशियल प्रॉफिट्स एज वेल एज कॉस्टिंग प्रॉफिट्स. तो रिकन्सिलेशन का जरूरत पड़ेगी. और वैसे सम देखने के लिए सम नंबर 8 हम लोग के पास मौजूद है, सम नंबर 8 फ्रॉम पेज नंबर 75. बस सम नंबर 8 हम लोग अभी करेंगे फ्रॉम माई मटीरियल, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दोनों प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, एंड देन दोनों प्रॉफिट निकालने के बाद कैसे रिकन्सिलेशन किया जाएगा. क्योंकि रिकन्सिलेशन करना तब जरूरी होगा जब दोनों में अंतर होगा, और अंतर होता ही है. हम लोग बेसिकली हम लोग देखेंगे कि हमने अभी बताया था कि फिनेंशियल एक्सपेंसेस या फिनेंशियल इनकम, बैंक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, दिस आर द एलिमेंट्स विच यूजुअली कम्स इन द फिनेंशियल प्रॉफिट्स. सो नेवर टेक प्लेस इन कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट में इनकम का एलिमेंट एक ही होता है, दैट इज सेल्स. एज वी ऑल नो, हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक निकालते हैं, उसके बाद उसको सेल से लेस करके प्रॉफिट निकालते हैं. तो इनकम एलिमेंट एक ही होता है कॉस्ट शीट में, दैट इज सेल्स. अदर देन दैट देयर आर नो अदर इनकम एलिमेंट विच इज टू बी कंसीडर्ड इन द कॉस्ट शीट. बट फिनेंशियल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ढेर सारे इनकम एलिमेंट होता है. अदर देन सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है. तो दिस आर द एलिमेंट्स, दिस आर द फिनेंशियल आइटम्स विच यूजुअली कम्स इन द फिनेंशियल प्रॉफिट, जिसके कारण फिनेंशियल प्रॉफिट्स में और कॉस्टिंग प्रॉफिट्स में अंतर हो जाता है. और ये अंतर होने के लिए हम लोगों को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, देखने के लिए कि किस लिए ये डिफरेंस है. तो लेट मी शो यू सम नंबर 8 फर्स्ट एंड देन द सॉल्यूशन. Well, sum number 8 from the following figures have been extracted. The following are the figures extracted from the financial accounts of the manufacturing firm for the first year of its operation. मतलब ये financial account से ये सब ये किया गया. financial accounts में से ये extract किया गया था कि ये सब चीज़ें raw material consumption 50 lakh. So these are the financial records, financial accounts records. फिनेंशियल अकाउंट से एक्सट्रैक्ट किया गया था. तो इस ये सब चीज़ हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लेट मी शो यू द नेक्स्ट पेज ऑफ द सम. डायरेक्ट वेजेस 30 लाख दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 16 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, बैड डेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल्स 1,20,000 यूनिट सेल्स हुआ, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश स्टॉक 4,000 यूनिट्स. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सेल्स 1,20,000 यूनिट्स हुआ, इफ़ देर इज़ नो मेंशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, पहला सम का पहला लाइन में बोल दिया गया कि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, मतलब ओपनिंग स्टॉक नहीं हो सकता क्योंकि बिजनेस जस्ट शुरू हुआ, ये पहला साल है. तो क्लोजिंग स्टॉक तो हो ही सकता है. तो हम लोग बोल सकते हैं सेल्स अगर 1,20,000 यूनिट्स हुआ और फिनिश स्टॉक अगर 4,000 यूनिट्स का है, तो फिर साल भर में 1,24,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ. इतना तो क्लियर है कंसेप्ट हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग देखा कि दिस द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, 1,20,000 यूनिट्स इज बीन सोल्ड एंड 4,000 यूनिट्स इज लेफ्ट टू बी अनसोल्ड. इट्स कंसिडर्ड टू बी क्लोजिंग स्टॉक. सो वी कैन से 1,24,000 यूनिट्स इज बीन प्रोड्यूस्ड. वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है. The cost accounts for the period reveal that direct material consumption was 56,000. तो देखिए ये जो ऊपर का इंफॉर्मेशन था, दिस आर ऑल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फिनेंशियल बुक्स. तो वो सब इंफॉर्मेशन से हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग बनाएंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. और ये जो नीचे का पैराग्राफ दिया हुआ है, दिस आर द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, जहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल दिया जाएगा 56 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, administrative overhead recovered at 6 per unit of production, selling and distribution overhead are recovered at 8 per unit sold. You are required to prepare costing and financial profits and losses accounts and reconcile the difference in the profits as arrived in 2 sets of accounts. इधर एक चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों का शायद मैट में है. लीगल एक्सपेंसेस जो है वो 70,000 होगा, थोड़ा चेंज कर लीजिए. लीगल एक्सपेंसेस विल बी 70,000. सो दो उपाय से हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा. पहले ऊपर का इंफॉर्मेशन एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड्स,
इज बिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स। तो ऊपर के रूल के अनुसार, ऊपर का इन्फॉर्मेशन के अनुसार हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और नीचे का जो पैराग्राफ दिया उसी के अनुसार हम लोग को बनाना पड़ेगा कॉस्ट शीट। सो लेट मी शो यू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट एंड देन द कॉस्ट शीट। दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर यू। यू कैन टेक योर टाइम टू गो थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नॉर्मली ऐसे बनता है। डायरेक्ट मटेरियल, डेबिट साइड में मैंने ऑल एक्सपेंसेस को लिख दिया, क्रेडिट साइड में मैंने ऑल इनकम्स को लिख दिया, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने 16 लाख, देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से 7 लाख, ऑल दिस बिन फिगर गिवन। इसमें कुछ डिराइव करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन और नॉर्मली दिया हुआ रहता है आप लोगों को। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है बाई साइड में लिखना पड़ता है। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक और WIP का क्लोजिंग स्टॉक बोथ विल बी रिटन इन द बाई साइड। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये दोनों ही हम लोग का बाई साइड में आएगा। दिस आर द इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और डिविडेंड रिसीव्ड दोनों ही इनकम है, तो दोनों लिख दिया बाई साइड में। सेल्स को भी बाई साइड में लिखना पड़ता है। अल्टीमेटली आंसर आया 12,90,000, दैट इज द नेट प्रॉफिट as per the financial records. Just watch it out. नाउ द कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट बनाने के टाइम आप लोगों को थोड़ा बहुत बुद्धि लगाना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट मटेरियल नीचे दिया हुआ है 56 लाख, मैंने वो लिख दिया। डायरेक्ट वेजेस 30 लाख, कुछ चेंजेस नहीं बोला गया, तो फिर फिनेंशियल बुक्स में जो हुआ उसी को हम लोग लिख देना पड़ेगा कॉस्टिंग बुक्स में। कोई भी एलिमेंट के बारे में, कुछ चेंजेस के बारे में नहीं बोला गया है, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि फिनेंशियल बुक्स में जो चार्ज हुआ वही चीज़ कॉस्टिंग बुक्स में चार्ज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इन दिस सम डायरेक्ट वेजेस इज 30 लाख इन द एज पर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वही चीज़ हमने ले लिया इधर कॉस्ट शीट बनाने के टाइम, क्योंकि कुछ बोला नहीं गया। मतलब हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा कि 30 लाख की कॉस्ट शीट में चार्ज हुआ, जिसके कारण प्राइम कॉस्ट आ गया 86 लाख। प्राइम कॉस्ट का 20% विल बी फैक्ट्री ओवरहेड। देखो फैक्ट्री ओवरहेड मैंने इतना चार्ज किया 17,20,000, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ था एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड 16 लाख। मैंने वो नहीं लिया, मैंने एज पर द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बोल दिया कॉस्टिंग में कि क्या होगा कॉस्ट शीट में 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड, सब में बोल दिया गया। तो उसी रीजन मैंने 20% ऑफ 86 लाख 17,20,000 मैंने चार्ज कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड में। सो देखो इसी के चलते फिनेंशियल रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ेगा, यही है पॉइंट। क्योंकि देखो 17,20,000 का मैंने फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज किया कॉस्ट शीट में, जबकि 16 लाख का फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज हुआ फिनेंशियल रिकॉर्ड्स में। उसके बाद क्लोजिंग WIP के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो उसको मैंने डायरेक्टली उतना ही फिगर लेस कर दिया। लेस करने से अल्टीमेटली आया आपका वर्क कॉस्ट, दैट इज 1,80,00,000। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोल दिया 6 रुपीज यूनिट्स प्रोड्यूस। वी नो दैट कि यूनिट्स प्रोड्यूस इज 1,24,000 यूनिट्स। अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि 1,20,000 के यूनिट हम लोग सेल किया और 4,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक रह गया, एंड दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, देयर कैन बी एनी ओपनिंग स्टॉक। तो फिर दोनों को जोड़ दीजिए, निकल जाएगा कि कितना हम लोग साल भर में प्रोड्यूस किया। तो साल भर में हम लोग प्रोड्यूस किया 1,24,000 यूनिट्स इंटू 6 विल गिव यू द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में भी बदलाव आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड था 7 लाख, बट हम लोग इधर चार्ज किया 7,44,000, जिसके कारण हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज फॉर 1,24,000 यूनिट्स इज दिस मच। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इधर ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं कुछ, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसको नॉर्मली जैसे फीफो बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इधर हमने लिख के रख दिया फीफो बेसिस अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं बोलता है तो इधर फीफो बेसिस में मैंने निकाल लिया। क्या होगा देखिए, इधर 1,24,000 यूनिट का दाम इतना है, तो 4,000 का क्या दाम होगा। इधर फीफो करो लिफो करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट इधर देखो 1 लाख दिस 1,08,24,000 divided by 1,24,000 into 4,000 will give you this much closing stock of finished goods. And thereafter cost of goods sold आएगा। cost of goods sold के बाद selling overhead,
सेलिंग ओवरहेड आएगा, सेलिंग ओवरहेड विल बी 8 रुपीज़ यूनिट सोल्ड, 1,20,000 यूनिट सोल्ड हुआ तो 8 इंटू 1 लाख, उसमें भी एक डिफरेंस आ जाएगा। सेलिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 9 लाख है, इधर 9,60,000 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में मैंने जो कैलकुलेट किया, ये तो नॉर्मल कैलकुलेट है, जब भी हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग खुद से निकालते हैं, कभी भी हम लोग डिराइट फिगर नहीं लेते। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में भी एक तो डिफरेंस आ गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ था 3,20,000 एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड्स, और इधर आया 3,49,161 करने से कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स फिगर विल रिमेन द सेम। सेल्स तो कभी अलग होता नहीं है, तो सेल्स फिगर सेम, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आ गया 5,65,161। सो ये रहेगा आपका कॉस्ट शीट। तो इधर हम लोग देखा प्रॉफिट आते हुए 12,90,000 फिनेंशियल प्रॉफिट्स, और इधर हम लोग देखा प्रॉफिट्स आते हुए 5,65,160 कॉस्टिंग प्रॉफिट्स। तो दोनों में रिकन्सिलेशन का जरूरत है, तो लेट मी शो यू द रिकन्सिलेशन। एक बार कॉस्ट शीट ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद विल मूव ऑन टू द रिकन्सिलेशन पार्ट। एज यूजुअल वी नो दैट नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड से शुरू करना है। 5,65,161 जो आया। अब ऐड और लेस वाला एलिमेंट आप लोग को मालूम है। ऐड में पहले लिखा डायरेक्ट मटेरियल ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट, कॉस्ट में 56 लाख लिया, जबकि रॉ मटेरियल 50 लाख लिया गया था इन फिनेंशियल रिकॉर्ड। तो कॉस्ट में ज़्यादा लेने के कारण कॉस्टिंग प्रॉफिट घटा हुआ है, तो उसको ऐड करके फिनेंशियल प्रॉफिट के लेवल में लेके आना होगा। सिमिलरली फैक्ट्री ओवरहेड भी ज़्यादा चार्ज हुआ है, 17,20,000 चार्ज हुआ है फिनेंशियल बुक्स कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में, जबकि एक्चुअल फिनेंशियल बुक्स में 16 लाख चार्ज हुआ, 16 लाख। तो 1,20,000 ज़्यादा चार्ज होने के कारण कॉस्टिंग प्रॉफिट घटा हुआ है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट को बढ़ा के लेके जाना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी ज़्यादा चार्ज हुआ है 44,000 से इन कॉस्टिंग बुक्स, जिसके कारण कॉस्टिंग प्रॉफिट घटा हुआ है 44,000 से, तो उसको ऐड करके फिनेंशियल बुक्स में लेके जाना होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी ज़्यादा चार्ज हुआ कॉस्टिंग बुक्स में, हम लोग देखा था 1,20,000 इंटू 8 करके 9,60,000 हम लोग चार्ज किया था कॉस्टिंग बुक्स में, जबकि 9 लाख था फिनेंशियल बुक्स में। तो 60,000 से ज़्यादा चार्ज हुआ कॉस्टिंग बुक्स में, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट घटा हुआ है 60,000 से, उसको ऊपर में लेके जाना होगा फिनेंशियल प्रॉफिट के लेवल पे, तो 60,000 ऐड करना पड़ेगा। डिविडेंड रिसीव्ड कंसीडर्ड इन द फिनेंशियल बुक्स, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ 1 लाख रुपीज़ का, वो सिर्फ फिनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हुआ, तो फिनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है उसके चलते, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट को भी 1 लाख रुपया बढ़ा के उसके लेवल पे लेके जाना होगा। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव्ड भी फिनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड हुआ 20,000, जिसके कारण फिनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कॉस्टिंग प्रॉफिट को भी बढ़ा के उस लेवल पे लेके जाना होगा। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ ऐड करने के बाद इसके साथ ये आएगा 15,09,161। इसका टोटल आएगा आपका 9,44,000, इसके साथ ये ऐड करने से ये आएगा। Now the less item. लेस आइटम में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा वैल्यूड हुआ, क्लोजिंग स्टॉक फिनेंशियल कॉस्टिंग प्रॉफिट में ज़्यादा वैल्यूड हुआ। कितना रुपया से 29,161 से, आप लोग देख लो एक बार दोनों प्रॉफिट में, दोनों फिनेंशियल प्रॉफिट्स में, फिनेंशियल आई मीन कॉस्ट शीट में भी, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों में कितना कितना चार्ज हुआ आप लोग को पता चल जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक इज चार्ज मोर इन एक्सेस इन कॉस्ट शीट, जिसके कारण प्रॉफिट कॉस्ट शीट का बढ़ा हुआ है। कॉस्ट शीट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है मतलब उसको लेस करना पड़ेगा, उसको लेस करके फिनेंशियल प्रॉफिट में लेके जाना होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग लेस कर दिया 29,161। उसके बाद बैड डेट टेकन ओनली इन द फिनेंशियल बुक्स, बैड डेट टेकन ओनली इन द फिनेंशियल बुक्स मतलब बैड डेट चार्ज होने के कारण फिनेंशियल बुक्स में फिनेंशियल प्रॉफिट्स घटा हुआ है, तो अल्टीमेटली हम लोग को अभी कॉस्टिंग प्रॉफिट को घटा के नीचे में लेके जाना होगा 80,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टेकन इन फिनेंशियल बुक्स, कोई भी एक्सपेंस अगर फिनेंशियल बुक में लिया गया तो फिनेंशियल प्रॉफिट डेफिनेटली घट जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट को भी घटाना पड़ेगा। लीगल चार्जेस वो भी फिनेंशियल बुक्स में लिया गया तो उसके चलते फिनेंशियल प्रॉफिट घटा हुआ है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट को भी घटाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ को ऐड करके इधर आएगा इतना 2,19,161, इसको लेस करना पड़ेगा इस फिगर से, करने से आपका आ जाएगा 12,90,000 विच इज़ एक्चुअली द प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड्स।
तो आज की क्लास में हम लोग दो पार्ट देखा, दो पार्ट फिर इस चैप्टर का दो पार्ट देखा हम लोग. दैट इज़ नंबर वन पार्ट, इट इज़ व्हेन बोथ द प्रॉफिट इज़ बीन गिवन टू यू. आपको दोनों प्रॉफिट में से कॉस्टिंग प्रॉफिट को चूज़ करके रिकन्सिलेशन करके अल्टीमेटली पहुंचना होगा आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट में. दिस इज़ वन पार्ट, दैट इज सम नंबर वन. और एक पार्ट में हम लोग क्या देखा कि दोनों प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बाय वे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फाइनेंशियल प्रॉफिट्स आएगा बाय वे ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्टिंग प्रॉफिट्स आएगा. दोनों में अंतर तो डेफिनेटली होगा क्योंकि देर आर सर्टन एलिमेंट विच इज़ बीन ignored while preparing cost sheet. There are certain expenses which has been taken more in financial profits, maybe taken less in financial profits, vice versa. तो उसके चलते कुछ डिफरेंस होगा, वो देखना पड़ेगा. जैसे हम लोग सब नंबर 8 में ही देखा था, financial profits is 12,90,000 whereas costing profit 5,65,161 ऐसी कुछ था. तो जिसके कारण डिफरेंस था. डिफरेंस किस लिए था वो हम लोग रिकन्सिल किया रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में एंड देन अल्टीमेटली आंसर आया. सो ये दोनों किस्म का सम ही ज़्यादातर एग्जाम में आता है. आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को. डेफिनेटली हम लोग इस चीज़ के ऊपर जो भी क्वेरीज होगा उसको हम लोग क्लास में बैठ के, लाइव क्लास में बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे. टिल देन एंजॉय दिस वीडियो एंड डेफिनेटली राइटिंग में कीजिएगा. प्रैक्टिस जब कीजिएगा थोड़ा सोचते हुए कीजिए कि क्या मैंने किया. थिंक व्हाट आई हैव डन, थिंक फर्स्ट, बिकॉज बिना सोच के कोई भी चीज़ नहीं होता है. चाहे वो रिकन्सिलेशन हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम हो, बिना सोच के नहीं होता. तो एक बार सोचते हुए, ध्यान देते हुए, कंसंट्रेट करते हुए और इन राइटिंग इस वीडियो को फॉलो करते रहिए. टिल देन गुड बाय एंड हैव ए गुड डे.